हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था और कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती हैं ये बता दिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो संख्या हमारी आती है वो है अपरिमेय संख्याएं। इन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा जो P अपॉन Q के रूप में हो, Q का मान 0 ना हो और P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, यानी कहने का मतलब जिनका आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो अनवसानी अनावर्ती होती हैं, क्योंकि अनवसानी आवर्ती जो होती हैं वो तो परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन जो अनवसानी अनावर्ती होती हैं जिनमें दशमलव के बाद रिपीटेशन नहीं होता है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो अनवसानी अनावृत्ति हो, अर्थात P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी भिन्न के रूप में तो फिर भी आप लिख दोगे, लेकिन वही बात, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो तो है ही, और P और Q उसमें पूर्णांक नहीं होते हैं। या तो P पूर्णांक नहीं होगा या Q पूर्णांक नहीं होगा या दोनों ही पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, अगर आप √2 का मान निकालेंगे तो 1.732 फिर आगे बढ़ता रहेगा और अंकों का ऐसा रिपीटेशन नहीं बनेगा। ठीक है, √3 1.414 √2 का, इसका 1.732, फिर ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहेगा ये। √4, अब √4 जो है इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है 2, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर √5, √6, √7 और इसी तरह से कंटिन्यू, ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, आगे बात समझ में। जिनका जो प्रसार है, दशमलव के बाद जो प्रसार है वो चलता रहता है और उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्लियर, यानी एक सीरीज नहीं बनती, आप ये नहीं बता सकते कि अगला अंक क्या होगा। ठीक है ना, तो ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। ठीक, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली जो संख्या आती है वो आती है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। ऐसी संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हो। ठीक है, जैसे देखो जब हमने नंबर्स स्टार्ट किए थे तो हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ी, फिर पूर्ण पढ़ी, फिर पूर्णांक पढ़े, फिर परिमेय पढ़ी, फिर अपरिमेय पढ़ी। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं हमने अब तक पढ़ी हैं, ठीक है, चाहे वो प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, जितनी भी हमने अब तक पढ़ी है वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हो, ऐसी संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2 वास्तविक, -2 ये भी वास्तविक, √2 ये भी वास्तविक, 1/2 ये भी वास्तविक, 0 ये भी वास्तविक, -3/2 ये भी वास्तविक, -√3/4 ये भी वास्तविक, इसी तरह से कंटिन्यू। तो जितनी भी संख्याएं हमने अब तक पढ़ी है वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर्स बोला जाता है। और वास्तविक संख्याओं का जो पूरा समुच्चय होता है उसे हम किससे? R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? R से। इज दैट क्लियर? तो ये होती है R बराबर, अब ये तो मैंने कुछ ही लिखी है, ये -अनंत से +अनंत तक होती हैं। कहाँ से? -अनंत से +अनंत तक, -अनंत से लेकर +अनंत तक जितनी भी आ जाएंगी वो सब कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे 10th क्लास में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये समझना, अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो 11th क्लास वाला स्टार्ट हो जाता है, वास्तविक संख्या। अच्छा भाई, इसके बाद आपने द्विघात समीकरण पढ़ी होगी 10th क्लास में। द्विघात समीकरण जानते हो ना, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो जैसे मैं आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिख रहा हूं और आपसे कहता हूं इसको हल कीजिए। क्या कीजिए? इसको हल कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? x² - 36 बराबर 0। ठीक है, 36 का पक्षांतरण, x² बराबर हो गया 36, स्क्वायर को हटाओगे तो ± आ जाएगा और √36 आ जाएगा। x बराबर आ गया ±6। 36 का वर्गमूल आपको पता ही होगा 6 होता है। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए 6 और -6। x के 2 मान आए, ये जो दोनों ही संख्या आपको प्राप्त हुई, ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों ही कैसी हैं? ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं। कैसी है? दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, मैं इस द्विघात समीकरण में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं। समीकरण हल कीजिए, ये समीकरण है। x² + 36 बराबर 0। यहां पर क्या था? माइनस था, आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्लियर? सॉल्व करोगे सेम ऐसे ही, x² + 36 बराबर 0। 36 का करोगे पक्षांतरण, x² = -36 ± √-36। आगे यहाँ तक। अब 10th क्लास तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई समीकरण आ जाती है और उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि अंडर के अंदर माइनस आ गया, और अगर अंडर के अंदर माइनस आ जाता है तो हम कहते हैं कि भैया ये काल्पनिक संख्या है और इस समीकरण को आगे हल नहीं किया जा सकता। 10th क्लास तक हमने यहाँ पढ़ा था और हम इसको छोड़ देते हैं।
ठीक है। लेकिन अब आप 11th में आ गए हो, तो इसको भी आगे सॉल्व किया गया। यहाँ जो गणितज्ञ थे उन्होंने कहा कि इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उन्होंने प्रयास किया और इसको सॉल्व भी कर दिया। क्या किया भाई, इसको सॉल्व करने के लिए अब 10 तक तो हमने छोड़ दिया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें, हम रियल नंबर्स तक ही थे। हम कहाँ पे थे, रियल नंबर्स तक ही हम थे, और हमें मिला था कि ये एक रियल नंबर नहीं है, इसलिए हमने इसको वहीं ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये एक नंबर तो प्राप्त हुआ, अंडर रूट के अंदर -36 आ गया, यानी एक संख्या तो है। तो फिर काल्पनिक संख्याओं की उत्पत्ति हुई, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे किया गया, इसको सॉल्व करने के लिए भाई क्या किया गया, ये जो -36 है इसके टुकड़े कर दिए। 36 गुणा -1 कर सकते हैं, 36 का गुणा -1 से करोगे तो -36 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस माइनस आपको पता ही होगा कि अंडर रूट ए बी जो है उसे आप अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी लिख सकते हो। अगर गुणा का चिन्ह होता है बीच में या भाग का चिन्ह होता है तो अंडर रूट अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ भी अलग अलग करेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट 36 यानी 6, 36 का वर्गमूल 6, बाकी क्या बचा अंडर रूट के अंदर -1। और जो आयलर था, गणितज्ञ आयलर था, उसने क्या किया, ये अंडर रूट -1 को तो हटा दिया और इसकी जगह एक सिंबल दे दिया आयोटा। क्या, आयोटा, ठीक है। और इससे हमें x की 2 वैल्यूज़ आ गई, प्लस का 6 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा। यहाँ पर क्या था देखो, 10th क्लास तक हमने यहाँ छोड़ दिया, हमने लिखा था कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, लेकिन फिर आगे इसको सॉल्व किया गया और हल आ गया प्लस का 6 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा। ये जो 2 संख्याएं आई इन्हें हमने नाम दिया काल्पनिक संख्याएं। हमने से मतलब हमारे गणितज्ञों ने। कैसी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो इस तरह से काल्पनिक संख्या की उत्पत्ति हुई। तो कहने का मतलब जो नेक्स्ट हमारी जो संख्या आती है वो आती है काल्पनिक संख्याएं। आगे होगी यहाँ बात समझ में आपको, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। क्या होती है काल्पनिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा का प्रयोग किया जाता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 कैसी संख्या है, वास्तविक। अगर इसके साथ क्या लगा दूं मैं, आयोटा, तो कैसी बन जाएगी, काल्पनिक। -2 ये कैसी संख्या है, वास्तविक। अगर इसके साथ क्या लगा दूं, आयोटा, तो कैसी बन जाएगी, काल्पनिक। √2 कैसी संख्या है, वास्तविक। अगर इसके साथ भी क्या लगा दूं, आयोटा, तो कैसी बन जाएगी, काल्पनिक। आयोटा √ से बाहर है, ठीक है। 3/2 कैसी संख्या है, वास्तविक। अगर क्या लगा दूं, आयोटा, तो कैसी बन जाएगी, काल्पनिक। 0 कैसी है, वास्तविक। अगर क्या लगा दूं, आयोटा, तो कैसी बन जाएगी, काल्पनिक। ठीक है, इसी तरह से ये चलती रहे। तो ऐसी संख्याएं जिनके साथ आयोटा का यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके साथ आयोटा नहीं होता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर।
वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। जिनके साथ आयोटा होता है वो काल्पनिक, और जिनके साथ आयोटा नहीं होता है वो होती है क्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन एक समीकरण सॉल्व की थी। अब नेक्स्ट आयोटा के मान, वैल्यूज ऑफ आयोटा, आयोटा के मान। तो अभी हमने एक समीकरण सॉल्व की थी, वहां से आपको पता चल गया होगा कि जो आयोटा होता है वो √-1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर कहीं भी अंडर के अंदर माइनस आ रहा है तो आप उस माइनस को हटा के आयोटा लगा देते हैं। कैसे, एक बार देख लेना। जैसे अभी मैंने आपको एक समीकरण ये ऐसे लिखा था, √-36 कैसी संख्या है, काल्पनिक। ठीक है, और काल्पनिक जिसके साथ आयोटा होता है, तो हमने यहाँ आयोटा भी लगाया था। किस तरह से इसको लिखा था, 36 गुणा -1, 36 का वर्गमूल निकाल लिया 6, बाकी बचा √-1 को हटा के क्या लगा दिया था, आयोटा। तो कहने का मतलब √-36 किसके बराबर होता है, 6 आयोटा के। अब आप ध्यान देना, देखो √-16 आयोटा की फॉर्म में लिखना है, इसे काल्पनिक संख्या है। तो आप तो देखो ये क्या है, 16 है, 16 का वर्गमूल हो गया 4, और माइनस को हटाया, आयोटा लगाया, √-16 4 आयोटा के बराबर। √-64 का वर्गमूल 8, तो ये हो गया 8 आयोटा। √-9 किसके बराबर, 3 आयोटा के बराबर। √-8, अब आप कहेंगे सर 8 का तो वर्गमूल ही नहीं निकलता। कोई बात नहीं, 8 को आप ये तो लिख सकते हैं 2√2, 8 ही तो होता है, और बाकी क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, √-3, अब कहेंगे सर 3 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, मत निकालो, नहीं निकल रहा तो √3 आयोटा। ठीक है, तो अंडर के अंदर अगर माइनस है तो आप माइनस को हटा देंगे और आयोटा लगा देंगे, बाकी जो संख्या है उसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो अब ये तो आयोटा किसके बराबर होता है, √-1 के बराबर। आगे और सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करो दोनों साइड, आयोटा का वर्ग करूंगा, आयोटा स्क्वायर आ गया, और ये हो गया √-1 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर √ से स्क्वायर कट जाएगा -1। एक वैल्यू और आपके पास निकल के आ जाती है आयोटा स्क्वायर की, यानी आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 के बराबर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर रहा हूं, तो आयोटा स्क्वायर का गुणा करोगे आयोटा से, -1 का गुणा करोगे आयोटा से। आयोटा स्क्वायर का आयोटा से गुणा करूंगा आयोटा क्यूब, और ये हो गया माइनस आयोटा। एक वैल्यू और निकल के आ गई आयोटा क्यूब की। आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा। फिर दोबारा एक मान और, पुनः आयोटा से गुणा, दोबारा आयोटा से गुणा कर रहा हूं, तो आयोटा क्यूब का गुणा करूंगा आयोटा से, और माइनस आयोटा का गुणा करूंगा आयोटा से। आयोटा की घात 3 का गुणा आयोटा से करोगे तो आयोटा की घात 4 हो जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा की घात 4 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान हम पहले निकाल चुके हैं, कितना होता है -1, और आयोटा स्क्वायर बराबर ये हो गया 1। तो यहाँ हमने आयोटा स्क्वायर का मान निकाला, आयोटा क्यूब का मान निकाला, आयोटा की पावर 4 का मान निकाला। आयोटा स्क्वायर का मान आया था -1, आयोटा क्यूब का मान आया था माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 का मान आया था 1। आपको ये तीनों मान याद रखने हैं। ठीक है, किसी भी सवाल में अगर कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर आयोटा स्क्वायर आ जाता है, आयोटा क्यूब आ जाता है, या आयोटा की पावर 4 आ जाती है, तो आपको उसकी वैल्यू रखनी है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी सवाल सॉल्व कर लें, उसमें स्क्वायर क्यूब और आयोटा की पावर 4 आएगा तो हम उसकी वैल्यू रखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। आयोटा का मान आपको नहीं रखना है। कोई भी सवाल है उसमें आयोटा आ रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं रखनी है। हाँ,
अगर कहीं √-1 आ रहा है तो आपको उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज थी, ये आपको याद होनी चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। हमने अभी जो मान निकाले थे वो आयोटा की घात 4 तक के ही थे। ठीक है, आयोटा की और उच्च घातों का मान भी हमसे पूछा जा सकता है। जैसे ये तो 4 का ही था, आपसे पूछ सकता है आयोटा की घात 10 का मान बताओ, 20 का बताओ, आयोटा की घात 50 का बताओ, 100 का बताओ। ठीक है, तो कोई नहीं, आयोटा की घात 15 का मान ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं और इसको हम सॉल्व करते हैं। आयोटा की घात 15 का देखो हमारे पास जो मान है वो आयोटा स्क्वायर का है -1, आयोटा क्यूब का है आयोटा माइनस का, और आयोटा की घात 4 का है 1। ये वैल्यूज हैं, बाकी हायर वैल्यूज हम निकालते हैं। आयोटा की घात 15 इसका मान चाहिए। तो देखो अब आयोटा की घात 4 का मान कितना है? 1 है। तो आपने सबसे पहले आयोटा की घात 4 लिख लिया। क्यों? क्योंकि इसका मान 1 होता है इसलिए 1 लिखा है। लिखने को तो आप क्यूब भी लिख सकते हो, स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन वो माइनस में है तो फिर घात सम विषम का चक्कर पड़ता है। यहाँ आयोटा की घात 4 है, इसका मान 1 होता है। 1 की घात चाहे सम हो और चाहे विषम हो, पॉजिटिव ही आता है, वो 1 ही आता है। तो आयोटा की घात 4 लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है? इस 4 का भाग 15 में दो। 4 का भाग 15 में कितनी बार? पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, जितनी बार भी जा रहा है 3 बार चला गया। 4 तिया 12, कितना शेषफल बचा? 3। ठीक है ना, जितना भी शेषफल बच रहा है वो लिख दिया आयोटा क्यूब। अगर या तो एक शेषफल बचेगा तो गुणा में आयोटा लिखेंगे, अगर 2 शेषफल बच रहा है तो गुणा में आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, अगर 3 बच रहा है तो आयोटा क्यूब लिखेंगे, या फिर पूरा पूरा ही भाग चला जाएगा। ठीक है, यहाँ शेषफल कितना बच रहा था? 3, तो गुणा में लिख दिया आयोटा क्यूब। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखना है। आयोटा की घात 4 का मान 1 और 1 की घात 3 गुणा में आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा। 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, गुणा में माइनस आयोटा, और 1 का गुणा अगर माइनस आयोटा से करूंगा तो माइनस आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा की घात 15 किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के बराबर। क्लियर? और देखो (25) आयोटा की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आयोटा की घात 4 का भाग किस में देंगे? 25 में। कितनी बार? 4 बार, सॉरी 6 बार। 6 चौक 24, कितना बचा? 1 बच रहा है तो गुणा में आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब आप मान रखो। आयोटा की घात 4 का मान 1 की घात 6 गुणा में आयोटा का मान रही रखना है, मान इनका ही रखना है। 1 की घात 6 हो गया 1, गुणा में आ गया आयोटा, और 1 का गुणा आयोटा से करूँगा तो आयोटा। तो आयोटा की घात 25 किसके बराबर होगा? आयोटा के बराबर। ठीक है, आगे समझ में? और देख लो, आयोटा की घात 38, सबसे पहले आयोटा की घात 4 का भाग किस में देना है? 38 में। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 चौक 36, कितना बचा? 2, गुणा में आयोटा स्क्वायर, मान रख दो। आयोटा की घात 4 का मान हो गया 1 की घात आ गई 9, आयोटा स्क्वायर का मान -1, 1 की घात 9 हो गया 1, गुणा में -1, और 1 का गुणा -1 से करूँगा तो -1। तो आयोटा की घात 38 किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर। और एक और देख लीजिए, (40) आयोटा की घात 40। सबसे पहले लिखोगे आयोटा की घात 4 का भाग किस में देंगे? 40 में। पूरा पूरा चला जाएगा 10 बार,
गुणा में कुछ भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, कुछ बच ही नहीं रहा तो कुछ लिखूंगा भी नहीं। ये हो गया 1, 1 की घात 10 और 1 की घात 10 हो गया 1, तो आयोटा की घात 40 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम आयोटा की उच्च घातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लेना और उसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, थैंक यू।